हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स का ही पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था हमारी कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है, ठीक है। एटी, डब्ल्यू टी, आर टी, बी टी, सी टी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, है ना। और किस किस टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिए थे। और उनका एक एक ऊपर से बता दिया था ओवरव्यू की कि ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे मेनली उनके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मेनली क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछते हैं हमारे गेट में। और थ्योरेटिकल भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है। थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आते हैं, आपको बोल देंगे कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे क्या क्या क्या, जैसे जैसे आज हम अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले तो, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, और उसके अलावा उसकी जो लिमिटेशंस है वो भी हम देखेंगे, है ना। तो दोनों हम देखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो मैंने आपको बताया था, अगर फिर से मैं 2 मिनट में बताऊं तो क्या होगा। जो पहले आएगा पहले पाएगा, जो प्रोसेस पहले आई उसको पहले एग्जीक्यूट होना रहेगी, दैट्स इट। ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना। तो मेरे पास में ये क्वेश्चन है, लेट्स सी। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रोसेस दी हुई है, अराइवल टाइम दिया हुआ है ना, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अब बर्स्ट टाइम को 3 चीजों में डिवाइड करा है। मैं सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको अभी करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी की हेल्प से ही अपन समझ पाएंगे पूरी प्रोसेस। क्योंकि आपको क्या है ना, देखो, अगर सिर्फ बर्स्ट टाइम दिया है ना, तो सिर्फ एक ही बॉक्स रहेगा यहाँ, मतलब एक ही एंट्री रहेगी यहाँ पे, है ना, हर किसी की। बट यहाँ पे 3 एंट्रीज है, तो कैसे हैंडल करना ये जरूरी है, क्योंकि कभी कभी गेट में पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अगर ये आ गया ना, तो वो बस टाइम वाला जो नॉर्मल रहता है वो तो आराम से हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो, हमारे पास में 4 प्रोसेसेस हैं, और इन 4 प्रोसेसेस में हमें सबका अराइवल टाइम मालूम है ना। P1 0 पे आया, P2 0 पे आया, P3 2 पे आया, और P4 5 पे आया, ठीक है। और सबका सीपीयू फर्स्ट सीपीयू बस्ट मालूम है, देन उसका आईओ मालूम है, और देन सीपीयू। तो ये किस तरह से चल रहा है, पहले क्या होगा, हमारे सीपीयू एग्जीक्यूट होगा, फिर वो कुछ सेकंड्स के लिए आईओ के लिए चले जाएगी, और फिर आईओ जब खत्म होगा तो फिर से सीपीयू होगा, ठीक है। फिर फाइनली एंड होगी यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से ये अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर जिसमें आईओ सीपीयू दोनों दिया है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम क्या करते हैं, हम लोग एक रेडी क्यू बनाते हैं और एक गैंट चार्ट बनाते हैं, है ना। गैंट चार्ट क्या होता है, तो देखो, गैंट चार्ट, या जिसे हम जीसी बोलते हैं, वो क्या होता है, तो देखो हमारे पास में ये इस तरह का अरे बनेगा। हम इसके अंदर एक एक करके प्रोसेस को डालते जाएंगे, है ना। और हमारा टाइम स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। और एक रेडी क्यू रहेगा। रेडी क्यू में क्या होगा, जो जो प्रोसेस आते जा रही है ना, उसको हम लोग पुश करते जाएंगे। कैसे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्या है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमारा अराइवल टाइम है 0। 0 पे 2 प्रोसेसेस आ रही है। अब क्योंकि 0 पे 2 प्रोसेस आ रही है, तो उसमें किसको लेना चाहिए, P1 या P2 किसको। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो आप P1 को ले लो सिंपली। ये तो वो बोल देंगे, वैसे जनरली वो पूरा क्लियर करके बोलते हैं कि भाई आपको अगर दोनों सेम अराइवल टाइम है दोनों का, तो आपको फिर उनके जो सब्सक्रिप्ट में नंबर है उसको देख के लेना। अगर सब्सक्रिप्ट का नंबर छोटा है तो फिर वो पहले आएगी, जनरली ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, रेडी क्यू में P1 आ गई, P2 आ गया, दोनों आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर P1 घुसेगी सबसे पहले हमारे गैंट चार्ट के अंदर, मतलब एग्जीक्यूट होगी, तो हमारा P1 इधर आ गया। P1 चली। P1 कब तक चलेगी, एफसीएफएस में क्या है, जो जब तक पहले खत्म नहीं होती तब तक चलेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीपीयू 3 यूनिट्स तक का है, तो हम लोग इसको 3 यूनिट्स तक चलाएंगे। तो ये मैंने 3 यूनिट्स तक चलाया, P1 मेरी बाहर हो चुकी है, ठीक है। अब क्या होगा, 3 यूनिट्स तक में क्या क्या आ गया, तो 3 यूनिट्स तक में P3 भी आ गया। जब तक ये एग्जीक्यूट हो रही थी, पीछे से P3 भी आ गया, ठीक है। अब P3 आ गया, उसके बाद में क्या होगा, P1 हो गया कंप्लीट। P1 का फर्स्ट इंस्टेंस कंप्लीट हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, P2। P2 क्या करेगा, 2 यूनिट तक जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, P2 को यहाँ लिखेंगे। अब 2 यूनिट, 3 से 2 यूनिट गिनूंगा तो 5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। अब जब P2 5 यूनिट्स के लिए गया, उसके बाद में अब एक चीज और नोट करना पड़ेगी कि P1 अब नेक्स्ट कब आएगा। पहले वो आया था 0 पे, नेक्स्ट कब आएगा, 5 पर, है ना। समझ गया कैसा आया, क्योंकि P1 का जो टाइम है वो 3 पे खत्म हुआ, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस, ये वाला इंस्टेंस जो है वो 3 पे खत्म हुआ, तो 3 पे जो खत्म हुआ है वो उसके बाद में 2 यूनिट के लिए वो आईओ में लेने चले गए। तो 2 यूनिट क्या हो गई, 3 से 2 यूनिट हो गई हमारी 5। तो हमारा जो P1 है, दैट विल बी टेकिंग आईओ टिल 5 यूनिट। तो हमारा पहले 0 पे आया, फिर 5 पे आएगा, ठीक है। बट उसके पहले P1 जब आएगा, उसके पहले उसी बीच में बहुत सारी चीजें और भी होंगी, जैसे कि P3 आ जाएगा, है ना। तो
P1 और P3 में किसको पहले रखेंगे, तो भाई देखो जो नई प्रोसेस रहती है उसको रखते हैं हम लोग, ठीक है। और जो ओल्ड प्रोसेस रहती है, मतलब जो प्रीवियसली ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गई है, वो पीछे आएगी। मतलब दोनों P3 और P1 दोनों ही 5 यूनिट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं ना, लेकिन P3 को हम पहले लिखेंगे बिकॉज P3 इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और P1 विल P1 ऑलरेडी हैज बीन एग्जीक्यूटेड वन टाइम, ठीक है। तो हम लोग P1 को फिर P3 के पीछे रखेंगे, है ना। तो अभी क्या हो गया है, अभी अगर मैं आपको बताऊं, P1 का हमारा एक टाइम एग्जीक्यूट हो गया है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि मेरा ये वाला टाइम एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। P2 का ये वाला टाइम एग्जीक्यूट हो गया मेरा, है ना, ताकि मेरे को आसानी रहे कि क्या हो रहा है। तो P2 का टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ है, 0 पे आई थी, अब P2 5 तक चली है, अब वो कितने यूनिट बाद आएगी, 4 यूनिट तक आयो लेगी, तो अब वो सीधे 9 यूनिट पे आएगी, ठीक है। तो P2 बाहर हो चुकी है। अब P3 की बारी आई। P3 क्या है, P3 2 पे आई थी, बट उसको सीपीयू कब मिल रहा है, 5 यूनिट पे मिल रहा है। तो हमारा और कितने यूनिट के लिए मिल रहा है, तो P3 जो है उसको 1 यूनिट के लिए सीपीयू मिला है, तो P3 को 1 यूनिट के लिए सीपीयू मिला है। तो P3 विल केम टू एट 0, देन इट विल केम कम एट आफ्टर 3 यूनिट्स, मतलब 9th पे आएगी, ठीक है, P3, है ना। तो हमारा P3 भी कवर हो गया। फिर क्या आया है, उसी बीच में P4 भी आ गया, है ना। तो यहाँ पे P4 आएगा और यहाँ पे आएगा P1, ठीक है। ये रह गया था, मिस हो गया था, P3 के बाद में P4 आएगा, ठीक है, क्योंकि P4 भी 5 यूनिट ऑफ टाइम पे आ गया था और वो फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ पे आएगा। और P1 भी जो है वो 5 यूनिट ऑफ टाइम पे आया था, तो दोनों में से कौन पहले आएगा, तो P4 आएगा, ठीक है। तो ये पहले आया, फिर ये आया, है ना, समझ गए। ये हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, P4 की बारी आई। P4 का हमने 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करा, तो P4 को मैंने यहाँ पर 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करा, 8 हो गया, है ना। अब P4 कब आएगा, तो अब देखो P4 आया कब था, है ना, P3 यहाँ पर 2 पे आया था, है ना, और P4 जो है वो 5 पर आया है। अब जो है वो 10 यूनिट ऑफ टाइम पे आएगा, ठीक है। P4 जो है वो 10 यूनिट ऑफ टाइम पे आएगा। तो अब फिर क्या होगा, P1 बचा हुआ है, ठीक है। तो P1 का इंस्टेंस लेंगे। P1 की अब ये हमारा कवर हो चुका है इसका टाइम। P1 का इंस्टेंस लेंगे, P1 ऑलरेडी आ गया, तो P1 हमने यहाँ पर डाल दिया, फिर से एग्जीक्यूट करा, है ना। अब जब P1 को एग्जीक्यूट करा, कितने यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करा, P1 को एग्जीक्यूट करा हमने 2 यूनिट के लिए, यहाँ पर हमारा 10 तक आ गया। तो उसी बीच में P1 के साथ में बैक में P2 भी आ गया, P3 भी आ गया और फिर P4 भी आ गया, है ना। क्योंकि हमारा 9th और 9 दोनों P2 और P3 9 पर आने वाले थे, और P4 जो है वो 10 पर आने वाला। तो P1 के एग्जीक्यूट होते ही हमारा P2 P3 P4 तीनों आ गए, है ना, और हमारा P1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो P1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, दिस इज एग्जीक्यूटेड। अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, हमारा ये एग्जीक्यूट हो गया। अब P2 की बारी आई, P2 हमने यहाँ रखा, ठीक है। P2 कब एग्जीक्यूट, कितनी देर में एग्जीक्यूट होगा, इसका टाइम खत्म, इसका टाइम खत्म, इसका टाइम खत्म, P2 एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, तो P2 चला 11 तक, ठीक है। P2 भी खत्म हो गया, है ना। अब P2 खत्म हो गया, उसके बाद में आई P3 की बारी। P3 क्या करेगा, 2 यूनिट तक चलेगा, तो P3 चला टिल 13th ऑफ यूनिट, है ना। तो P3 भी एग्जीक्यूट हो गया, P3 को काट दिया, ठीक है। फिर P4 की बारी आई। P4 कब तक चलेगा, P4 चलेगा 14 तक, है ना। P4 भी एग्जीक्यूट हो गया, खत्म। हमारी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, रेडी क्यू इज एम्प्टी नाउ, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा गैंट चार्ट बन गया। अब ये सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, हमने इनको हटा देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब ये हो जाएगा तो हम इनका कंप्लीशन टाइम लिखेंगे। कंप्लीशन टाइम क्या क्या लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे P4 एक बार आया, P4 एक बार आया। अब इन दोनों में से कौन सा कंप्लीशन टाइम होगा, तो देखो जो हाईएस्ट वाला रहता है ना, वो हमारा कंप्लीशन टाइम होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सीधी बात है लॉजिकली कि भाई P4 खत्म ही इस लेवल पे हुआ है, तो हमेशा कंप्लीशन टाइम यही रहेगा। इसके पहले तो उसका एक फर्स्ट सीपीयू चल रहा था, है ना, ये वाला सीपीयू चल रहा था, इसलिए हम वो फिर भी उस वक्त पूरी साइकिल में था, जो हमारी स्टेट साइकिल रहती है ना, उसके अंदर वो था, इवन अगर हम लोग इसकी बात करें, है ना। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट के बाद में वो एग्जिट हो चुका है, ठीक है। तो P4 का क्या आया, तो P4 का आ गया 14। P4 का हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से मैं इनको क्लीन कर देता हूँ। P4 का कंप्लीशन टाइम हो गया 14, ठीक है। P3 का हो गया 13, ठीक है। P2 का हो गया 11 और P1 का हो गया 10,
समझ गए? ये सारे हमारे कंप्लीशन टाइम हो गए। अब जैसे टीएटी निकालना है तो टीएटी का फॉर्मूला क्या होता है, सीटी माइनस एटी, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सीटी माइनस एटी इज द फॉर्मूला फॉर टीएटी। तो सीटी क्या है हमारा 10, एटी क्या है 0, तो हमारा टीएटी क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा टीएटी 11, है ना। यहाँ पर क्या हो गया 13 माइनस टू इज 11, और यहाँ पे 14 माइनस 5 इज 9। तो ये हमने टीएटी निकाल ली है। हम क्या करते हैं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस करो ना शेड्यूलिंग के, आपको क्या करना है सीटी टीएटी डब्ल्यूटी, क्योंकि सीटी पहले निकलेगा, फिर सीटी की हेल्प से टीएटी निकलेगा, और टीएटी की हेल्प से हम लोग डब्ल्यूटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट हम डब्ल्यूटी निकालना चाहेंगे, तो डब्ल्यूटी निकालने के लिए टीएटी माइनस बीटी, है ना। अब टीएटी माइनस बीटी कैसे करेंगे, तो देखो अब इस केस में ध्यान रखना है। देखो बीटी जब नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा इजी क्वेश्चन क्या रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट बीटी गिवन रहेगा। मैंने आपको डायरेक्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराया है जिसमें आपको बीटी तीन तरह के दिए, आईओ सीपीयू और सीपीयू। ठीक है, आपको क्या करना है, जो तीनों है ना, इन तीनों को ऐड करके इनका वो निकालना है ना। अब तीनों को ऐड करके आप निकालोगे तो, और फिर टीएटी से माइनस करना। तो आंसर क्या आएगा 10 माइनस टू माइनस थ्री, मतलब 10 माइनस फोर माइनस थ्री दैट इज थ्री। तो डब्ल्यू टी इज थ्री। उसके बाद में यहाँ पर आएगी बारी 11 माइनस टू, 11 माइनस वन माइनस फोर माइनस टू, फोर आएगा, है ना। फिर यहाँ पे आएगा 11 माइनस सिक्स, पर फाइव आएगा, और यहाँ पे फोर आएगा। तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके सारे डब्ल्यू टी आ गए, है ना। ये मेरे डब्ल्यू टी निकल गए, और ये हमारे टी ए टी हो गए। ठीक है, ये निकाल लिया। अब इसके बाद में हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो देखो हमें क्वेश्चन कभी कभी कैसे पूछे जाते हैं, बोल देते हैं कि भाई आपको ये है पूरा आपका, आपने जो भी गैंट चार्ट बनाया होगा, आपको बताना है कि टाइम 8 पर कौन सी प्रोसेस आई, है ना, या फिर टाइम 8 पर रेडी क्यू के अंदर कौन सी प्रोसेसेस थी, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इसमें क्या करना रहेगा आपको, तो आपको रेडी क्यू मेंटेन करना पड़ेगा। आप और अगर देखो प्रैक्टिस हो गई अच्छी तो कोई बात नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि अगर इनिशियली आप काम कर रहे हो तो ये दो चीजें करना है ना, पहले एक गैंट चार्ट बना लेना, और एक रेडी क्यू का बना लेना, ताकि आपको आसानी रहे, है ना। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा आता है एवरेज टीएटी, है ना, और एवरेज डब्ल्यूटी। सिंपल है, टीएटी का एवरेज निकालना है तो पूरा जो टीएटी गिवन है, इस पूरे टीएटी को ऐड करो, उसका सम निकालो, और डिवाइड बाय प्रोसेस जो है वो कर लो। सिमिलर वे में डब्ल्यूटी नहीं रहेगा। ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद में एक आता है आपका रिस्पॉन्स टाइम, है ना। रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, तो देखो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट्स द सीपीयू माइनस द अराइवल टाइम। तो उसके लिए गैंट चार्ट बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो अभी क्या होगा, P2 को फर्स्ट टाइम प्रोसेस कब मिली एट पॉइंट थ्री, और P2 का वैसे अराइवल टाइम कितना है 0, तो P2 का रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया, रिस्पॉन्स टाइम ऑफ P2 इज 3 माइनस जीरो दैट इज 3। ठीक है, तो कभी कभी अगर रेस्पॉन्स टाइम का पूछ लेते हैं तो हमें इस तरह से निकालना है कि फर्स्ट टाइम सीपीयू P2 को कब मिला दैट इज एट 3, और P2 का जो वो है अराइवल टाइम दैट इज 0। तो दैट्स वाई हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है दैट इज 3 माइनस जीरो इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया। इसके अलावा एक और बचता है जो कि है थ्रूपुट, है ना। थ्रूपुट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो ये होता है थ्रूपुट का फॉर्मूला। तो थ्रूपुट क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्रोसेस निकालो डिवाइड बाय द टाइम टेकन, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारी कितनी हो गई, तो चार प्रोसेसेस हो गई, और टाइम टेकन मतलब हाईएस्ट टाइम टेकन जो कि लास्ट प्रोसेस ने लिया दैट इज 14, तो 4 डिवाइड बाय 14 और इनटू 100 कर देना, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है। हमने एवरेज टीएटी देख लिया, हमने डब्ल्यूटी देख लिया, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडी क्यू का पूछ सकते हैं कि भाई एट टाइम 8 व्हाट विल बी द प्रोसेस विच विल बी प्रेजेंट इन द रेडी क्यू, है ना। कौन सी हो सकता है ये प्रेजेंट रहे, हो सकता है तीनों प्रेजेंट रहे। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए, बता दिए मैंने आपको, है ना। तो ये आपका मैंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आज कवर करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF। उसके बाद में हम SRTF देखेंगे, क्योंकि इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। एक चीज और, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ना एक स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम होती है। स्टारवेशन क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस मान लो, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले आई पहले पाएगी सीपीयू को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि
आपके पास में सीपीयू आपने दे दिया है ना, एक प्रोसेस जो है P1 दैट इज टेकिंग दैट विल टेक अराउंड 100,000 यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक है। और बाकी सारी प्रोसेसेस लेट्स से P1 इज टेकिंग 1000 यूनिट्स ऑफ टाइम, P2, P3, P4, ये सब क्या है ना, ये 4 यूनिट्स ले रही है, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, इस तरह से हमारी प्रोसेसेस गिवन है। अब क्या होगा ना, जैसे P1 आया फर्स्ट, P1 का अराइवल टाइम है 0, तो जैसे P1 आएगा वो पूरा सीपीयू ले लेगा 1000 यूनिट तक। तो क्या है ना, ये वाली प्रोसेस स्टार्व कर जाएगी, ये वाली प्रोसेस के पास में सीपीयू आएगा 1000 यूनिट्स के बाद, है ना। तो स्टार्वेशन अकर्स व्हेन, कि जब आपके प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इतना लंबा हो जाए कि दूसरी प्रोसेस को टाइम ही ना मिल पाए, है ना। तो दैट इज द इशू इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि हम इसमें प्रिएम्प्टिवली इसको निकालते नहीं है, प्रिएम्प्टिवली निकालने का इसमें है नहीं फर्स्ट कम एफसीएफएस में। तो ये स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम आती है। देन कम्स द नेक्स्ट अल्गोरिदम, इसका जो मॉडिफिकेशन है दैट इज एसजेएफ, है ना। उसके अंदर हम बर्स्ट टाइम को देख के चलते हैं, जो छोटी प्रोसेस है उसको पहले करो, बड़ी प्रोसेस को बाद में। और उसका मॉडिफाइड वर्जन है एसजेएफ का, मॉडिफाइड है एसआरटीएफ, है ना। एसजेएफ का मॉडिफाइड है एसआरटीएफ। बट हम लोग जनरली राउंड रॉबिन यूज करते हैं इन रियल लाइफ सिस्टम्स, है ना। एसआरटीएफ और एसजेएफ आर नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा एफसीएफएस एंड टू एंड बता दिया, क्वेश्चंस के साथ में क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता है, ये मैंने आपको एक ही बार में करा दिया। इससे इजी वाली आना है। इजी वाला कैसे, कि भाई आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम गिवन रहेगा, मतलब सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, है ना। ये 3 में डिवाइडेड नहीं रहेगा, उससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में, ठीक है। तो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।